नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज के ऊपर बात करेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सरकार ने 18 सितंबर यानी आज से घरेलू स्तर पर उत्पादित क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को घटाकर नील कर दिया है, शून्य कर दिया है। अब ये कच्चा तेल कौन सा है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, खाद्य तेल है और सरकार ने कहा कि खाद्य तेल संघों को मौजूदा भंडार उपलब्ध रहने तक कीमतें न बढ़ाने की सलाह भी दी है और सरकार ने घरेलू तिलहन कीमतों को समर्थन देने के लिए ये विभिन्न खाद्य तेलों पर मूल्य कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया है। ये अब बात करते हैं कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है। देखिए, विंडफॉल टैक्स सबसे पहले आपको इसके नाम का मतलब समझना होगा। इसका अर्थ होता है अनएक्सपेक्टेड यानी अप्रत्याशित या अचानक होने वाली घटना है ये, और उसका शाब्दिक अर्थ में जाए तो सौभाग्य लाती है, इसका मतलब ये भी होता है। विंडफॉल टैक्स एक अतिरिक्त कर है जिसे सरकार उन संस्थाओं पर लगाती है जो किसी रणनीति या विस्तार के बजाय किसी बाहरी कारक यानी फैक्टर के कारण अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट यानी अप्रत्याशित लाभ कमाती हैं। विशेषकर तेल, गैस एवं माइनिंग यानी खनन के क्षेत्रों में कंपनियां जो आमतौर पर इस टैक्स सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में लगाया जाता है और 2 सप्ताह में औसत तेल कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े अधिसूचित किया जाता है, नोटिफाई किया जाता है। एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि नई दरें 18 सितंबर यानी आज से प्रभावी हो जाएंगी। पिछली बार ऐसा संशोधन 31 अगस्त को प्रभावी हुआ था। तब कच्चे पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स 1850 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। ध्यान रखिएगा, विंडफॉल टैक्स क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर। आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि वर्ष 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने रूस के खिलाफ ट्रांस अटलांटिक गठबंधन यानी ट्रांस अटलांटिक अलाइनमेंट को मजबूत किया है और रूस को चीन के और करीब ला दिया है। रूस और चीन दोनों ही डॉलर और स्विफ्ट प्रणाली यानी स्विफ्ट सिस्टम के प्रभुत्व का विरोध करते हैं। अब बात करते हैं कि स्विफ्ट सिस्टम क्या है। आपके लिए ये जरूरी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, स्विफ्ट का फुल फॉर्म ही होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल। भारत में जैसे आप फंड ट्रांसफर करते होंगे, ऑप्शन पूछता है कि आप आईएमपीएस से भेजे हैं या और दूसरे सिस्टम से भेजे हैं, उसी तरीके से यूरोपियन कंट्री में और वेस्टर्न देशों में ये चलता है स्विफ्ट। ठीक है। अमेरिका ने रूस के विदेशी मुद्रा भंडार के 300 अरब डॉलर को फ्रीज कर दिया है। रूसी संस्थानों पर स्विफ्ट प्रतिबंध लगा दिया है जिससे रूस की वैकल्पिक वित्तीय प्रणालियों की आवश्यकता बढ़ गई है, यानी अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम की उनको नीड हो रही है रूस को। रूस का ये आइसोलेशन यानी अलगाव चीन की तुलना में वित्तीय विकल्पों की उसकी आवश्यकता को और अधिक जरूरी बनाता है, जिससे चीन को सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। जबकि रूस अपने माल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चीन को निर्यात करता है। रूस को चीन का निर्यात अधिक डाइवर्सिफाइड यानी विविधपूर्ण बनाता है, जिससे आर्थिक इम्बैलेंस पैदा होता है, आर्थिक असंतुलन पैदा होता है। अब बात करते हैं कि इसमें भारत के लिए क्या चिंता हो सकती है। देखिए, जो कंसर्न भारत का है, भारत में जो चिंताएं हैं, भारत रूस के चीन के साथ बढ़ते गठबंधन को लेकर चिंतित है, यह देखते हुए कि चीन भारत का प्राथमिक विरोधी भी है। सेंट्रल क्वेश्चन यह है, यानी मुख्य प्रश्न यह है कि क्या रूस चीन का जूनियर पार्टनर बन चुका है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर। इकोनॉमी से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक हालिया रिपोर्ट में वर्ष 1960-61 से लेकर वर्ष 2023-24 तक भारतीय राज्यों के बीच महत्वपूर्ण आर्थिक असमानताओं पर प्रकाश डाला है। अब बात करते हैं पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों की। महाराष्ट्र और गुजरात ने मजबूत आर्थिक प्रदर्शन यानी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को शो किया है, जबकि 5 दक्षिण राज्यों जिसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में 30% से अधिक का योगदान करते हैं। और या इस रिपोर्ट में सबसे खराब हालत पश्चिम बंगाल की दिखाई गई है। पश्चिम बंगाल का डिक्लाइन यानी गिरावट को दिखाया गया है। पश्चिम बंगाल का जीडीपी का हिस्सा 1960-61 में 10.5% से घटकर 2023-24 में 5.6% हो गया, जो राज्यों में सबसे बड़ी गिरावट है। अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय की। इस रिपोर्ट में दिल्ली में राष्ट्रीय औसत का 250.8% के साथ सबसे अधिक रिलेटिव पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय थी, जबकि पश्चिम बंगाल में यह गिरकर 83.7% हो गई है। सबसे अधिक गिरावट है पश्चिम बंगाल में। वहीं सिक्किम और गोवा जैसे छोटे राज्य पर कैपिटा इनकम के हिसाब से 319% के साथ सबसे अमीर राज्य बन गए हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। यूपीएससी का आंसर आप लिखते हैं तो ये सारे डेटा फैक्ट आप कोट कर सकते हैं, या
इन डेटा के ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो तैयार रहिएगा, अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 7 पर और ये आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से लेकर 23 सितंबर 2024 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री विल्मिंगटन डेलावेयर में चौथे क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसकी मेजबानी 21 सितंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति महामहिम जोसेफ आर बाइडेन जूनियर द्वारा की जा रही है। इस वर्ष क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के अमेरिकी पक्ष के अनुरोध के बाद भारत ने वर्ष 2025 में अगले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने पर सहमति व्यक्त कर चुका है। यानी अगली क्वाड शिखर सम्मेलन वर्ष 2025 की भारत में आयोजित होने जा रही है। क्वाड में अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप है, यानी एक कूटनीतिक साझेदारी है जो एक खुले, स्थिर और समृद्ध इंडो पैसिफिक का सपोर्ट करते हैं, समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जहां इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी समावेशी एवं लचीलापन है। क्वाड संगठन का भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इस पर नजर बनाए रखिएगा आने वाले टाइम में। और यहाँ अपडेशन देखने को मिलेगा जब 21 से 23 सितंबर के बीच यहाँ पे शिखर सम्मेलन होगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर और गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव बुधवार से यानी आज से शुरू होंगे, या यूं कह लें कि शुरू हो चुके हैं, जो 2019 में आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद पहला ये चुनाव होगा। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 2019 ने जम्मू और कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, जबकि लद्दाख को बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। विधानसभा सार्वजनिक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक व्यवस्था एवं पुलिस के अलावा नौकरशाही और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की देखरेख करते हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को एक पीआईबी ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। न्यूज ये है कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में मंत्रालय द्वारा प्राप्त की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों और निर्णयों का अवलोकन किया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे की हाईलाइट्स यानी मुख्य बातों की। फिशरीज सेक्टर यानी मत्स्य पालन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक राष्ट्र है। सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, उसके बाद भारत का स्थान आता है। जो वैश्विक उत्पादन में 8% का कंट्रीब्यूशन करता है भारत। इस क्षेत्र में काफी बदलाव आया है, जिससे लगभग 3 करोड़ लोगों को आजीविका यानी लाइवलीहुड मिली है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव यानी निवेश पहल की। पिछले एक दशक में सरकार ने मत्स्य पालन में 38,572 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें है प्रमुख PMMSY यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य 20,050 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कुल 20,687.28 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि कल चेन्नई में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सेना के दक्षिणी कमान की 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई और यहाँ पे एक्सरसाइज आकिया शुरू होगा। एक्सरसाइज का प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो आपदा तैयारियों को बढ़ाना और प्रमुख हितधारकों के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देना है। इस एक्सरसाइज में सिमुलेशन, टेक्नोलॉजी डिस्कशन और आपदा प्रबंधन की विभिन्न भूमिकाओं पर विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि शामिल होगी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह भारत और उरुग्वे के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 6वां दौर कल मोंटेविडियो जो कि उरुग्वे की राजधानी है वहां पे हुआ। उरुग्वे आप जानते हैं साउथ अमेरिका का देश है। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की और व्यापार एवं निवेश, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रेलवे, आयुर्वेद और योग, विकास सहयोग, स्वास्थ्य एवं फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और काउंसलर मुद्दों सहित सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज पर सहमति हुई है। उन्होंने मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन यानी बहुपक्षीय संस्थानों में सहयोग पर भी चर्चा की और आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ईस्ट सेक्रेटरी यानी पूर्व सचिव जयदीप मजुमदार ने किया, जबकि उरुग्वे पक्ष का नेतृत्व उप विदेश मंत्री निकोलस अल्बर्टोनी ने किया। साथियों, आज के चोटी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ। धन्यवाद।